Students, I hope that you all are fine. Today we will be starting with chapter number 19, Struggle Towards Freedom. तो हमें पता ही है सबको कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया पर बहुत ही राज किया अराउंड 200 ईयर्स। तो हम इंडियंस ने कैसे सारा फ्रीडम स्ट्रगल किया उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। इंडिया वॉज नोन एज द गोल्डन बर्ड. दिस नेम वॉज गिवन बिकॉज ऑफ इट्स वेल्थ एंड prosperity. India was rich in spices, textiles, precious and semi-precious stones, jewels of all kinds and pearls. Indian goods were very popular worldwide. The Arabs were the first traders with whom Indians did business. Then came the Portuguese, the Dutch, the French and the English. तो पहले के ज़माने में बहुत सालों पहले इंडिया को हम गोल्डन बर्ड के नाम से भी जानते थे। ऐसा क्यों था? बिकॉज इंडिया की वेल्थ और प्रोस्पेरिटी की वजह से वो स्पाइसेस, टेक्सटाइल, स्टोन्स, जूल्स, पर्ल्स सब चीज़ों में बहुत ही अच्छा था। इंडिया में बनी जो गुड्स है वो पूरे वर्ल्ड में बहुत ही फेमस थी। और जो सबसे पहले इंडिया से ट्रेड करने वाले थे, ट्रेड मतलब बिजनेस, वो अरब्स थे। एंड बाद में पोर्टुगीज़, डच, फ्रेंच एंड इंग्लिश लोग आए। There were fights among these powers for control over the Indian products and markets. The English were victorious. After some years, they not only controlled the trade through the company called East India Company, which was formed by some merchants of London in the year 1600, but also ruled over India. तो ये चार जो है पोर्टुगीज, डच, फ्रेंच और इंग्लिश, दे वांटेड टू कंट्रोल अवर इंडियन मार्केट्स। तो लास्ट में कौन जीते? इंग्लिश लोग जीते, मतलब इंग्लैंड के लोग जीते। बाद में क्या होता था कि उन लोगों को सिर्फ ट्रेड ही नहीं कंट्रोल करना था, पर पूरा इंडिया का जो गवर्नेंस सिस्टम है सब कुछ कंट्रोल करना था। वो ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू करते थे, जो लंदन में फॉर्म हुई थी। कौन से ईयर में? 1600 में। द कंपनी बॉट गुड्स फ्रॉम इंडिया एट अ चीप रेट एंड सोल्ड देम अब्रॉड एट हाई प्राइसेस। तो वो क्या करते थे कि इंडिया से जो रॉ मटेरियल्स थे वो बहुत ही सस्ते में लेते थे और वो उसको मैन्युफैक्चर करके फॉरेन कंट्रीज़ में बहुत ही हाई प्राइस में करते थे। हमने ऐसा पढ़ा था मैथ्स में कि अगर कॉस्ट प्राइस कम है सेलिंग प्राइस से तो उसका प्रॉफिट बढ़ा तो वहाँ पे प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे भी क्या हुआ कि कॉस्ट प्राइस उनका कम है और सेलिंग प्राइस उनका ज़्यादा है, तो उनको कितना बड़ा प्रॉफिट होता होगा। As a result, the companies earned large profits. The company established factories in various Indian towns to show that they were protecting these factories. A number of forts and armies were maintained by the British. तो उन लोगों को तो सिर्फ यहाँ पे सब कंट्रोल चाहिए था, एंड उसकी वजह से उन्होंने आर्मीज़ और फोर्ट्स बहुत ही मेंटेन किए हुए थे। Anger of Indians. India had an agrarian economy. This means that the livelihood of people mainly depended on agriculture produce. England was a developed country with factories and industries. It needed raw materials and market to sell off the finished product. This was only possible by controlling India. तो हमें पता ही है that India is an agrarian economy. Agrarian economy मतलब कि यहाँ के जो लोग हैं उन लोगों का मेन इनकम जो है वो कहाँ से आता है? एग्रीकल्चर से आता है। जो यहाँ पे पीपल रह रहे हैं, मोस्टली पॉपुलेशन है, दिस पीपल वर्क फॉर एग्रीकल्चर, फार्मर्स एंड सच फील्ड्स। तो उनका इनकम वहाँ से ही आएगा। और इंग्लैंड जो था वो एक डेवलप्ड कंट्री था। डेवलप्ड कंट्री कौन से सेंस में कि वहाँ पे फैक्ट्रीज़ और इंडस्ट्रीज़ बहुत ही बड़ी हो गई थी। नाउ फैक्ट्रीज़ में प्रोड्यूस करने के लिए हमें गुड्स तो चाहिए ना, रॉ मटेरियल्स तो चाहिए, इसलिए इंडिया वाज द बेस्ट ऑप्शन फॉर देम। और उनके रॉ मटेरियल्स के लिए उनको इंडिया को कंट्रोल करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट बन गया था। The English East India Company exploited the poor farmers of India. The farmers were forced to grow crops that could be used as raw materials in the
English factories. These were called cash crops. Cotton, a cash crop, served a raw material for the textile industries in England. This raw material was purchased by the company at very low prices. तो जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो पुअर फार्मर्स को बहुत ही एक्सप्लॉइट करती थी, मतलब कि उनको फोर्स करती थी कि उनको उनके हिसाब से ही क्रॉप्स ग्रो करने हैं। क्रॉप्स का कैसे होता है कि वो कुछ ही ज़मीन में उग सकते हैं, उनको ऐसा फेवरेबल क्लाइमेट भी चाहिए, उनको फर्टिलाइज़र्स भी चाहिए। पर ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती थी कि उनको बहुत ही फोर्स करती थी टू ग्रो सच क्रॉप्स दैट सूटेड देयर नीड्स, ताकि वो उसको रॉ मटेरियल्स एज अ रॉ मटेरियल यूज़ कर सके इंग्लिश फैक्ट्रीज़ में, और उनको हम कैश क्रॉप कहते हैं। और ये जो कॉटन है यहाँ पे वो एक रॉ मटेरियल बन गया एंड कंपनी ने बहुत ही लो प्राइसेस में वो लोग बहुत ही लो प्राइसेस में खरीदते थे। The farmers were not allowed to grow food crops and as a result many farmers and their families starved. तो जो फूड क्रॉप्स मतलब जो हम खा सकते थे वैसा नहीं उगाने दे रहे थे, क्योंकि उनको उनका रॉ मटेरियल्स चाहिए था। इसकी वजह से क्या हुआ था कि फार्मर्स जो है वो बहुत ही पुअर रह गए और उनकी फैमिली कुछ खा पी नहीं पा रही थी। नाउ ओके, the Indian handloom industry suffered because the cloth manufactured in England was cheap as it was produced in bulk in the mills. Handmade cloth was expensive. इसकी वजह से जो इंडियन हैंडलूम इंडस्ट्री थी वो भी बहुत सफ़र हो गई थी। इंडिया में डेवलप्ड मशीन्स नहीं थे, क्योंकि और हैंडमेड चीज़ होती है वो बहुत ही एक्सपेंसिव होती है, इसलिए इंडिया का जो प्रोडक्ट था वो एक्सपेंसिव था और इंग्लैंड का था वो वहाँ पे फैक्ट्रीज़ में बल्क में प्रोड्यूस करते थे, इसकी वजह से उसका प्राइस जो था वो कम था। As if this was not enough, the East India Company made unjust laws which made the Nawabs and kings of India very unhappy. One of the laws said that if a king died without a child, then his kingdom would be taken away by the British. तो इतना ही उनको तो लालच बहुत ही बढ़ गया था, इसीलिए वो नए नए लॉज मतलब कायदे कानून बना रहे थे। उनमें से एक ऐसा था कि अगर एक किंग चाइल्ड के बिना गुजर जाते हैं तो उनका जो किंगडम है वो ब्रिटिशर्स ले लेंगे। The officers of the company received huge salaries. In contrast, there were many Indians who lost their jobs. Armies of Indian rulers were dismissed and soldiers were left अनएम्प्लॉयड। तो जो ऑफिसर्स थे कंपनी के, कौन सी कंपनी के, ईस्ट इंडिया कंपनी के, उनको बहुत ही बड़ी सैलरीज मिल रही थी, बट जबकि कई ऐसे इंडियंस थे जो अपनी जॉब खो बैठते थे और इंडियन आर्मीज़ जो थी वो डिसमिस की जाती थी, मतलब उनकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती थी, और जो सोल्जर्स थे वो अनएम्प्लॉयड रह जाते थे। इन शॉर्ट, द ब्रिटिश वर टेकिंग फुल कंट्रोल थ्रू अनफेयर पॉलिसीज दैट एंगर्ड द इंडियंस। People in different parts of India began protesting. However, there was no unity in their protests. शॉर्ट में अगर हम कहें तो उनको अनफेयर पॉलिसीज़ बहुत ही थी, मतलब कि ये उन लोगों का देश नहीं था, फिर भी आके वहाँ यहाँ पे रूल करना चाहते थे, जो कई लोगों को नापसंद था और वो लोग उनके अगेंस्ट बोल रहे थे। पर क्या होता था कि इंडिया बहुत ही बड़ा था, राइट, तो अलग अलग पार्ट में अलग अलग प्रोटेस्ट हो रहे थे, पर सब प्रोटेस्ट में यूनिटी नहीं थी। सो इट वॉज वेरी इजी फॉर द ईस्ट इंडिया कंपनी टू ब्रेक दैम। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड टिल हियर। थैंक यू।